आखिर कौन है अफजल? जैश ए मोहम्मद ने क्यों अफजल गुरु को ही चुना? कैसे दिल्ली में बैठकर सब आतंकी हमले की साजिश कर लेते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं? कैसे ये आतंकी आसानी से पार्लियामेंट के पास तक पहुंच जाते हैं? कैसे इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गिलानी भी शामिल है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट इन आतंकियों के हाथों में आते आते रह गए। कैसे पकड़े जाते हैं सारे लोग जो इस हमले की प्लानिंग में शामिल थे? क्यों भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 7 लाख सैनिकों को इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात कर देते और युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाती? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पार्लियामेंट अटैक की स्टोरी के पता करने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए, जो जुड़ी है मसूद अजहर से। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन IA-814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही प्लेन इंडिया के एयर स्पेस में घुसता है, 5 हाईजैकर इसे हाईजैक कर लेते हैं, जिसमें लगभग 190 लोग होते हैं, जिसमें से 179 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर्स थे। हाईजैकर्स कैप्टन देवी शरण से कहकर प्लेन को अफगानिस्तान ले जाते हैं। यहाँ पर आतंकियों ने इंडियन गवर्नमेंट से हॉस्टेजेस के बदले अपने 36 साथियों को, जो कि उस समय इंडिया की जेल में बंद थे, उनको छुड़वाने के लिए मांग की, परंतु भारत सरकार ने केवल 3 कैदियों को ही रिहा किया, जिसमें से एक था मसूद अजहर। अब यहाँ से जाने के बाद मसूद एक आतंकी संगठन बनाता है साल 2000, जिसका नाम वह जैश ए मोहम्मद रखता है, और इसी समय मसूद भारत पर अटैक करने का प्लान भी बनाता है। मसूद उन्हीं 5 हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर मोहम्मद आलियाज अहमद काजी की मदद से 5 आतंकियों का एक ग्रुप बनाता है। प्लान को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए मसूद गाजी बाबा की मदद लेता है, जो पहलगांव कश्मीर में अंडर कवर रह रहा था उस समय। अब उन 5 आतंकियों को गाजी बाबा के पास भेज दिया जाता है और वहां पर वे बाकी की ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही गाजी बाबा को उन 5 आतंकियों को दिल्ली पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी थी, लेकिन यह काम गाजी बाबा खुद नहीं कर सकता था, इसलिए इस काम के लिए किसी कश्मीरी की जरूरत थी। ऐसे व्यक्ति को खोजने का काम गाजी बाबा तारिक अहमद को देते हैं और इस काम के लिए तारिक अफजल गुरु नाम के एक व्यक्ति को चुनता है। आप भी सोच रहे होंगे कि अफजल गुरु ही क्यों, तो आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सापोल टाउन में दो आबगा गांव में साल 1969 में मोहम्मद अफजल गुरु का जन्म होता है। साल 1988 तक सापोर से अपनी स्कूलिंग व उसके बाद उसी साल झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन लेता है, लेकिन वह अपनी MBBS कंप्लीट नहीं करता है और अगले साल 1989 में कॉलेज छोड़ देता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। वहीं उसी समय जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे होते हैं, जिसे जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF चला रहा होता है। JKLF कम उम्र के कश्मीरियों को रिक्रूट करता है इंडिया के अगेंस्ट फाइट करने में। उस समय JKLF के पॉपुलर व पावरफुल लीडर्स यासीन मलिक और हामिद शेख होते हैं। इनकी नज़र अफजल गुरु पर पड़ती है और अफजल का ब्रेन वॉश करके उसे JKLF ज्वाइन करवा देते हैं और कुछ समय बाद अफजल को POK में मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 1990 में। वहाँ एक पुरानी मैच बॉक्स की फैक्ट्री में ISI के जरिए हथियार चलाने के लिए ट्रेनर जैनुलब्दीन, जो कि रिटायर्ड पाक आर्मी ऑफिसर था, ट्रेनिंग देता है, जिसमें कुल 80 लड़के थे। 2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद हथियार दिए जाते हैं और अफजल को भी एक AK-47 और 10,000 रुपये। अफजल व बाकी लड़के कुपवाड़ा के रास्ते होते हुए वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन इसी समय BSF को इंटेल मिलती है और बैक टू बैक फोर्सेस इनको पकड़ना शुरू करती है। अफजल के घर वाले टेंशन में आ जाते हैं और अफजल को दिल्ली के मुखर्जी नगर में उसके कज़न शौकत हुसैन गुरु के वहाँ भेज देते हैं। अफजल DU में पॉलिटिकल साइंस में वहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन करता है और साथ में कमीशन एजेंट का काम करने लगता है। वहीं पर DU में उस समय एक प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, जो कि खुद भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट का था और DU के जाकिर हुसैन कॉलेज में अरेबिक पढ़ाता था, उसकी और अफजल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। 1993-94 तक अफजल की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। वहीं उसी समय कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक स्कीम चलाई थी, जिसमें यंग कश्मीरी जो इंडिया के अगेंस्ट में हो गए थे, उनको सरेंडर करने, नई लाइफ शुरू करने के लिए एक मौका दिया जाएगा।
1994 में ही अपने घर वालों के कहने पर अफजल सरेंडर कर देता है और अपने हथियार जमा करवा देता है, जिसके लिए उसे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। उसके बाद अफजल ग्रुप मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स का कमीशन बेस्ड एजेंट बनकर काम करता है। साल 1994 से साल 2001 तक वह एक आम जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन फरवरी 2001 में एक दिन श्रीनगर के लाल चौक में एक दुकान में अपने रोजमर्रा के कामकाज से जाता है। यहीं पर अफजल की मुलाकात तारिक से होती है। धीरे धीरे इसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद इनकी बहुत बातचीत होती है और तारिक अफजल को बताता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है और अफजल को भी जैश ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने लगता है, लेकिन अफजल मना कर देता है। परंतु तारिक को अफजल की इकोनॉमिक सिचुएशन का पता होता है तो उसे पैसे का कहकर वह मना लेता है और इस तरह अफजल मान जाता है। अब तारिक अफजल को जैश के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा के पास कश्मीर की पहाड़ियों की अडू हिल्स पहलगांव बेस पर ले जाता है। दोनों की मुलाकात होती है और गाजी बाबा अफजल गुरु को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं और बताते हैं कि इसमें जैश, मसूद अजहर और लश्कर-ए-तौयबा साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफजल को गाजी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन 5 फिदायिनों को दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली में इनका रहने का इंतजाम करवाना है। अगर ये काम तुम सही से कर लेते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अफजल इस काम के लिए मान जाता है। अफजल को मोहम्मद से मिलवाया जाता है। अफजल को सबसे पहले इन 5 को दिल्ली पहुंचाने का काम दिया जाता है। सबसे पहले मोहम्मद को पहुंचाना था। अफजल अपने भाई शौकत को रूम खोजने के लिए कहता है। शौकत उस समय दिल्ली में फ्रूट का बिजनेस कर रहा होता है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। उसकी बीवी का नाम नवजोत संधू। वह शादी के बाद अफसान गुरु शौकत मुखर्जी नगर में रहता था, तो वहीं पास में क्रिश्चियन कॉलोनी में बॉयज हॉस्टल में रूम ले लेता है 7 नवंबर 2001 को। सेकंड रूम गांधी विहार में सुभाष मल्होत्रा के घर के सेकंड फ्लोर पर लेता है। नवंबर में अफजल मोहम्मद को लेकर दिल्ली आ जाता है। मोहम्मद के पास उस समय सिर्फ एक लैपटॉप और 50,000 रुपए होते हैं। दिल्ली पहुंचकर अफजल शौकत को सब सच बता देता है और शौकत भी प्लान में शामिल हो जाता है। वहीं मोहम्मद हवाला के जरिए 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट करवाता है, जिसमें से 5 लाख अफजल को देकर कहता है कि यह रुपए तारिक को दे देना और अफजल वापस श्रीनगर चला जाता है। तारिक अफजल को 2 और लोगों से मिलाता है जिनका नाम राजा और हैदर होता है। उन्हें भी वह दिल्ली ले आता है। बाद में ऐसे ही दिसंबर के फर्स्ट वीक में बाकी 2 राणा और हमजा को भी ले आता है। ये लोग अपने साथ बैग में 4 AK-47, 12 मैगजीन्स, 3 पिस्टॉल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, 15 ग्रेनेड, 2 पैकेट्स डेटोनेटर्स, रेडियो एक्टिवेटेड डिवाइस, 2 वायरलेस सेट्स लेकर आते हैं। अब सब आतंकी दिल्ली के अंदर पहुंच चुके थे। इसी समय शौकत गिलानी को सब कुछ बता देता है। इसके बाद अब अफजल को इन लोगों के लिए सिम अरेंज करने 4 दिसंबर 2001 को मॉडल टाउन मार्केट से मोटोरोला फोन और एक सिम लाता है और गफार मार्केट से सोनी का मोबाइल और कुछ सिम और लेकर आता है। सबसे पहले इन मोबाइल का यूज मोहम्मद करता है, जिससे वह दुबई कॉल करता और वह प्लानिंग करता है। वहाँ दिल्ली से सारी प्लानिंग शौकत के घर मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 में की जाती है, जिसमें सभी लोग मौजूद होते। 5 फिदायन आतंकी अफजल, गिलानी, शौकत और उसकी पत्नी अफसान प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि ये लोग फॉरेन एम्बेसी, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट इनकी रैकी करेंगे। वहाँ का एक प्रॉपर मैप बनाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि अटैक के लिए बेस्ट लोकेशन कौन सी होगी। इंटरनेट से जानकारी लेते हैं और फिर शौकत को अपनी यामाहा बाइक लेके चाणक्यपुरी में यूके एंड यूएसए की एम्बेसी की रैकी के लिए भेजा जाता है। 8 दिसंबर को पार्लियामेंट की रैकी करने का प्लान बनाते, पर यहाँ सारे लोग जाएंगे तो एक काले रंग की यामाहा बाइक खरीदते हैं। पार्लियामेंट की रैकी करने के बाद अब एक चार्ट बनाते हैं और प्लान करते हैं कि कहां से जाना है और कौन से गेट से एंटर करना है सही रहेगा, कहां से वापस बाहर आना है। यह सारी जानकारी सैटेलाइट फोन के जरिए गाजी बाबा को दी जाती है और कैसे पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे और एमपीज को हॉस्टेज बनाकर
भारत सरकार से अपनी बातें मनवाएं। इसके लिए उन लोगों को 7:2:1 के रेशियो में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर एंड सल्फर लेके आना था ताकि बॉम्ब बना सके। 6 दिसंबर को अफजल इसके लिए हमजा के साथ खारी बावली एरिया से 50 केजी अमोनियम नाइट्रेट, 15 केजी अमोनियम सिल्वर, 5 केजी सल्फर, 30 केजी कैपेसिटी का स्टील ड्रम, मिक्सर, ड्राई फ्रूट और कुछ फौजियों की ड्रेस लेकर आता है। सामान लाने के बाद अब इन्हें एक बड़ा घर चाहिए था सामान से बॉम्ब बनाने के लिए और कार पार्क करने के लिए। 9 दिसंबर को मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में हाउस नंबर 281 ले लेते हैं किराए पर। अब हमले में केवल 4 ही दिन बचे थे और एक वाइट एम्बेसडर कार चाहिए जो अफजल और मोहम्मद करोल बाग में लकी डीलर से 1,80,000 में खरीदते हैं, जिसका नंबर DL3CJ 1527 होता है। वह खरीद कर ब्लैक शेडो फिल्म्स लगवा देते हैं। उसके बाद कश्मीरी गेट से एक लाल बत्ती खरीदते हैं ताकि यह कार एक मिनिस्टर की कार लगे। 12 दिसंबर 2001 अपने साथ लाए हुए लैपटॉप की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का स्टिकर निकालते हैं और फेक आईडी कार्ड बनाते हैं जिससे इनकी एंट्री पार्लियामेंट में इजीली हो जाए। उसी समय मोहम्मद अफजल को बुलाता है और लैपटॉप देता है और तारिक को देने के लिए कहता है जो आगे गाजी बाबा तक पहुंचा देता है। उसके अलावा अफजल को 10 लाख रुपए भी देता है और कहता है तुम तीनों बांट ले। अब आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन अटैक करना होता है। 13 दिसंबर 2001 सुबह 10 बजे से ये 5 लोग सारा सामान कार में रख कर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर गाड़ी रोककर मिनिस्ट्री वाला स्टिकर व लाल बत्ती लगा देते हैं। करीब 10:40 पर मोहम्मद अफजल को कॉल करके पूछता है कि टीवी पर देखकर बताए कि कौन कौन नेता आए हुए हैं, पर अफजल उस समय आज़ादपुर मंडी में था और वहां लाइट्स नहीं थी, इसलिए अफजल बता नहीं पाता है। इसी समय अफजल और शौकत कश्मीर के लिए निकल जाते हैं, पर गिलानी कहता है कि वो दिल्ली में ही रहेगा और उसके हिस्से के 2 लाख उसके परिवार को देने का कहता है। अफजल और शौकत ट्रक लेके निकल जाते हैं। इधर आतंकवादी पार्लियामेंट के काफी करीब आ चुके थे। उस समय पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए ITBP, CRPF और दिल्ली पुलिस मिलकर काम किया करती थी। वहीं पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा था जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही चल रहे थे। सेशन को 1 बजे शुरू होना था, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी, पर लोकसभा में कारगिल वॉर के जो शहीद थे उनके लिए महंगे कॉफिन खरीदने को लेकर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के रेजिग्नेशन की मांग कर रही थी। तो लोकसभा स्पीकर बाला योगी 11:20 पर ही 40 मिनट के लिए सेशन रोक देते हैं। उसके बाद अटल जी और सोनिया गांधी अपने गवर्नमेंट बंगलों पर रेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं, परंतु बाकी नेता अभी भी वहीं थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय होम मिनिस्टर थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन। वह करीब 200 MP से भी ज्यादा अभी भी वहीं मौजूद थे। करीब 11:30 आयरन गेट नंबर 2 पर कार आती है और स्टिकर से डायरेक्टली एंट्री मिल जाती है। फिर ये लोग पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 की ओर जाने लगते हैं। उनका प्लान ये था कि इस कार को कहीं पार्क करके ब्लास्ट कर दें, जिससे वहां की सिक्योरिटी का ध्यान ब्लास्ट पर चला जाएगा। तब ये सारे लोग अंदर जाके नेताओं को बंदी बनाकर भारत सरकार के साथ नेगोशिएट करने अपनी बातें मनवाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग आयरन गेट से एंट्री करते हैं, इनकी कार नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा फास्ट होती है। तब वॉच एंड वार्ड के स्टाफ मेंबर JP यादव को अजीब लगता है, तो वह इस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे लोग कार रोकते नहीं बल्कि और तेज करके भगाने लगते हैं। तो JP यादव भागते हुए इनकी कार का पीछा करने लगते हैं। उसी समय वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत गेट नंबर 11 पर आते हैं, परंतु कुछ काम के लिए वापस अंदर चले जाते हैं, पर उनकी कार और एस्कॉर्टिंग कार्स वहीं खड़ी थी। आतंकी इसी कॉन्वॉय के पास अपनी कार ले जाकर पार्क करने की कोशिश करते हैं, परंतु पार्क करते समय वहां खड़ी कार से टक्कर हो जाती है। इसी समय एक चीज यह होती है कि कार में पड़े बॉम्ब के डेटोनेटर की वायर बेस लूज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉम्ब फ्यूज हो जाता है और काम करना बंद कर जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आधा पार्लियामेंट उड़ सकता था। टक्कर लगते ही वहां खड़े ड्राइवर
और दिल्ली पुलिस के एएसआई पुरुषोत्तम सिंह चौहान कार चलाने वाले आतंकी को निकालकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। उतने में बाकी सारे आतंकी बाहर आके अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहां पास में खड़े माली देशराज को गोली मार देते हैं और यह देखकर जेपी यादव इमरजेंसी अलार्म दबा देते हैं, जिससे पार्लियामेंट के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाते हैं। तभी आतंकी जेपी यादव पर गोली चला देते हैं और वे शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 बंद होने के बाद ये आतंकी 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और अलग अलग तरफ से गेट नंबर 1 पर पहुंचने के लिए निकलते हैं, जहां से सारे एमपीज बाहर निकलते हैं। ग्रुप नंबर 1 में मोहम्मद और हैदर होते हैं और ग्रुप नंबर 2 में राजा, राणा और हमजा। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह आतंकी मोहम्मद को मार देते हैं। मोहम्मद के कमर पर एक एक्सप्लोसिव बेल्ट बंधी थी, जिससे गेट नंबर 1 के आगे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर सीआईएसएफ की ब्रावो कंपनी की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी बिना बंदूक के गेट नंबर 1 की तरफ भागते हुए आने लगती है, परंतु आतंकी उन्हें गोली मार देते हैं, जिससे वे शहीद हो जाती है। इसके बाद आतंकी गेट नंबर 4 व 5 की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे नेता पार्लियामेंट में ही होते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को प्रमोद महाजन हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं। वह सीसीटीवी की 8 स्क्रीन पर लाइव सब कुछ देख रहे होते हैं। उधर से दूसरे ग्रुप के आतंकी भी गेट नंबर 4 की तरफ आने लगते हैं, तो बीच में गेट नंबर 9 के पास पहले से पोजीशन लिए हुए सीआईएसएफ के कांस्टेबल संतोष थे, जिन्होंने उन तीनों आतंकियों हमजा, राणा और राजा को मार गिराया। अब अकेला हैदर बचा था, जो गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था, पाकिस्तान के नारे लगाते हुए। बहुत देर तक भागने के बाद जब सारे खिड़की दरवाजे बंद मिलते हैं, तो ये आतंकी वहीं पास में लगे दूरदर्शन की केबल के सहारे फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है। उसी समय सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्यामवीर सिंह उसे मार गिराते हैं। 12:15 तक इन सभी को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इनके द्वारा गिराए गए बॉम्ब अगले 2 से 3 घंटे तक फटते रहते हैं, जिन्हें क्लियर करने में काफी समय लगता है। सिक्योरिटी फोर्सेस एक कड़े सुरक्षा चक्र में सभी नेताओं को बाहर निकालती है। 11:36 से 12:15 करीब 40 मिनट चले इस हमले ने पूरे देश व राजनेताओं को हिलाकर रख दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी मरे हुए आतंकियों के पास जाके कहते हैं, दे लुक लाइक पाकिस्तानीज। इस हमले में कुल 9 लोग शहीद हो गए थे हमारे। अब हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आती है एविडेंसेस कलेक्ट करने। कार की जांच की जाती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स व 30 केजी एक्सप्लोजिव मिलता है। मोहम्मद की बॉडी के पास से 3 सिम मिलती है, जिनसे कुछ नंबर डायल हुए थे और वह सैटेलाइट नंबर भी मिला था, जो कि गाजी बाबा का था। लेकिन एक नंबर ऐसा था जो सभी आतंकियों के आईडी कार्ड पर सेम लिखा था। इस नंबर की वजह से पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को पकड़ ली। वहीं दूसरी तरफ करीब 3 बजे पार्लियामेंट अटैक के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी दूरदर्शन पर लाइव आके स्पीच देते हैं, जिसमें कहते हैं कि आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा कि भारत के पार्लियामेंट पर अटैक का काम पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने आईएसआई के गाइडेंस से किया है। 5 आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले। भारत इस अटैक को हल्के में नहीं लेगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी बीच उस समय टीवी पर न्यूज चल रही थी, तो लकी मोटर्स के हरपाल सिंह बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से ये लोग 2 दिन पहले कार ले गए थे। हरपाल सिंह सारी रिसिप्ट और आतंकियों की कुछ फोटोज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहीं उस कॉमन नंबर की जांच का काम इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को दिया जाता है। तब पता चलता है कि यह नंबर 6 दिसंबर को ही एक्टिव हुआ है। यह अकेला नंबर था जो बाकी सारे नंबर के टच में था, पर यह उस समय स्विच ऑफ आ रहा था। तभी पता चला कि इस नंबर के एक और नंबर टच में था हमले के कुछ समय पहले तक, जो कि शौकत का था। शौकत के नंबर से एक और नंबर के बारे में पता चलता है, जो कि गिलानी का था। ऐसे अफजल, शौकत व गिलानी के नंबर का तो पता चल गया, लेकिन अफजल व शौकत का नंबर कैश कार्ड वाला था, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। पर गिलानी का नंबर एयरटेल सिम का था और इसकी पेमेंट गिलानी ने अपने एसबीआई कार्ड से की थी, जिससे उसका एड्रेस
535 DR मुखर्जी नगर का पुलिस को पता चल जाता है और यह इकलौता नंबर था जो उस समय तक ऑन था। इस वजह से ही सब पकड़े जाते हैं। इसी बीच पुलिस थोड़ा वेट करती है और 3 नंबर को सर्विलेंस पर लगा देती है। 14 दिसंबर 12:52 पर कश्मीर से गिलानी के कज़न का कॉल आता है। यह बात चीफ इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सुनते हैं, जिसमें वह कहता है कश्मीरी में, ये क्या करो, जिससे जवाब में गिलानी A6 जरूर कहता है। पुलिस गिलानी को पकड़ने के लिए निकलती है और बाकी नंबर को ट्रेस करती है। थोड़ी देर बाद शौकत के नंबर पर अफसान का फोन आता है, जिस पर वे हमले के रिलेटेड बात करते हैं। पुलिस जब गिलानी से पूछताछ करती है तब वह सब कुछ सच सच बता देता है और दूसरा और तीसरा नंबर अफजल और शौकत का है ये भी बता दे। गिलानी के साथ पुलिस शौकत के घर पहुंचती है, जहां शौकत की पत्नी अफसान गुरु होती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कबूलती है कि उसे इस अटैक के बारे में सब कुछ पता था और यह भी बताती है कि अफजल और शौकत यहाँ दिल्ली में नहीं है, वे श्रीनगर जा चुके हैं। 15 दिसंबर करीब 11:30 बजे श्रीनगर पुलिस अफजल और शौकत को पकड़ लेती है। बाद में दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़कर दिल्ली ले आती है। तब इनके पास से 10 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक नोकिया फ़ोन मिलता है। लैपटॉप से पता चलता है कि मिनिस्ट्री की डिटेल्स, फेक स्टिकर्स, फेक आईडीज सब इसी से बनाया है। 15 दिसंबर 2001 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया, जिसके तहत इंडियन आर्मी के 7 लाख सोल्जर्स को इंडो पाक बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। साथ ही मोर्टार, आर्टिलरी, टैंक, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगा दी। इंडिया अपने हाई कमीशन को पाक से इंडिया वापस बुला ले 21 दिसंबर 2001 और साथ ही पाक के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर देता है। पूरी दुनिया में न्यूज़ फ्लैश होने लगती है, इंडिया पाकिस्तान पर किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। इंडिया इस ऑपरेशन को लेकर काफ़ी सीरियस था, इसलिए सभी जवानों की 10 महीने के लिए छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। इसी बीच पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का एक बड़ा बयान आता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है और 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। यह बयान केवल भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर को बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन कुछ इंटरनेशनल कारणों की वजह से अटल जी ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान पर कोई अटैक नहीं करेगा और अक्टूबर 2002 में ऑपरेशन पराक्रम को रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कोटा कानून के तहत चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सबूतों के अभाव में अफसान गुरु को छोड़ दिया जाता है व बाकी 3 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 2003 में गाजी बाबा को बीएसएफ ने श्रीनगर के नूर बाग में मार दिया, जो कि 2 कार ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक और पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। वहीं गिलानी के केस को वापस से चैलेंज किया जाता है और इस बार यह केस गिलानी की तरफ से भारत के बहुत मशहूर और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील राम जेठमलानी लड़ते हैं। केस लड़ने की वजह इस केस की पॉपुलैरिटी। वहीं 2003 में सबूतों के अभाव के कारण गिलानी को भी छोड़ दिया जाता है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट शौकत की फांसी की सज़ा को 10 साल की सज़ा में बदल देती है, परंतु अफजल गुरु की फांसी की सज़ा अभी भी लागू थी। 20 अक्टूबर 2006 को अफजल गुरु को इस घटना का मुख्य आरोपी मानते हुए फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन फांसी के जस्ट 7 दिन पहले अफजल की फैमिली से उसकी मां आयशा बेगम, वाइफ तबस्सुम गुरु और बच्चा गालिब गुरु दिल्ली आके प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम से मिलते हैं, जिसके बाद उसकी फांसी की तारीख को टाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। उधर दूसरी तरफ शहीदों के परिवार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। फिर साल 2013 में फांसी के कुछ दिन पहले 3 फरवरी को प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी दे दी जाती है। सुबह 8 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में और जेल में मकबूल भट्ट की कब्र के पास दफना दिया जाता है।